नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपको इतिहास पढ़ना है यानी कि हिस्ट्री पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, माइनर मेजर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है, सभी के लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं बीए के तो आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना होता है 1757 ईस्वी यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के 1950 ईस्वी जब तक देश का संविधान लागू हो जाता है और साथ ही साथ में जो है एक गणतंत्र के रूप में भारत सामने आता है। 1950 में आप देखते हैं भारत की एक पृष्ठभूमि, एक नए भारत की उदय होता स्वतंत्रता के बाद में। ठीक है, स्वतंत्रता 1947 में मिल जाती है लेकिन 1950 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। तो वहाँ तक के इतिहास के बारे में हमको पढ़ लेना है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट है, उसका मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर से मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। एक बार मैं फिर से दे दूंगा। ठीक है, 2025 में यही सब क्वेश्चंस आने वाले। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न हैं। आइए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। पहला प्रश्न आ चुका है, मेड्रिड की संधि। ये क्या संधि, कौन सी संधि थी? मेड्रिड की संधि। देखिए, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, आप सभी को पता होगा, जहाजी बेड़ा लेकर के 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति आता है। मैंने आपको समझाया भी था। तो वास्को डिगामा व्यक्ति कालीकट नाम के बंदरगाह पर, यानी उस समय आप देखते हैं वहाँ पर जमोरी नाम का शासक शासन कर रहा था, वहीं पर आता है, उससे परमिशन लेता है और कालीकट के इलाकों में व्यापार करना शुरू कर देता है। यहाँ से व्यापार करके जब वह फिर से पुर्तगाल गया तो पुर्तगाली और यूरोपीय कंट्रीज़ के लोगों को उसने बताया यहाँ के भविष्य के बारे में कि यहाँ किस प्रकार के चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो मसाले थे, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ऐसे तमाम प्रकार के मसाले जो केरल वगैरह के आसपास दक्षिण भारत में होते हैं, उन सभी को लेकर के गया। लगभग बहुत गुना मुनाफा कमाया और उसी मुनाफे के चक्कर में फिर तमाम सारे पुर्तगाली, तमाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के लोग जो है वहाँ से आने लगे। इसके अलावा आप देखते हैं तमाम प्रकार की कंपनियां जो यूरोपीय कंट्रीज़ और थी, जैसे पुर्तगाल के अलावा और थी, आप जैसे स्वीडन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे और कंपनियां जो है वो सब एक प्रकार से जो पूर्वी देशे हैं यानी कि जैसे भारत है, बर्मा है, इंडोनेशिया, इन सभी पे आने लगते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुर्तगाली भी आए थे, उसके बाद में 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आए, अपनी स्थापित कोठी 1611-12 में बनाई। तो पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, मेड्रिड की संधि। ठीक है, इसके अनुसार युद्ध का परित्याग किया गया, यानी पुर्तगाली और अंग्रेजी। चूंकि जैसे मान लेते हैं किसी मार्केट में 2 दुकान एक किराना की होंगी तो किराना वाले दोनों में आपस में थोड़ा सा मतभेद होगा। चूंकि हो सकता है कि कोई 2 रुपये चीनी का दाम हाई ले रहा हो, कोई थोड़ा सा 1-8 रुपये कम करके और ज़्यादा सामान बेच दे रहा हो। इस तरीके के कंपटीशन लगे रहते हैं। तो ऐसे में चूंकि भारत एक बड़ी मार्केट था और उस मार्केट में अंग्रेजी और पुर्तगाली 2 कंपनियाँ, इसके अलावा फ्रेंच, डेनिश, डच, तमाम प्रकार के और भी लोग आ रहे थे। ऐसे में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड को सबसे पहले ये मान करके चलो, इंग्लैंड ने कहा कि पहले हम अपने कंपटीटर को यहाँ से भगाएंगे, फिर एक छत्र राज करेंगे, और वही किया इंग्लैंड ने। ठीक है, तो युद्ध किया। युद्ध के बाद में जो है पुर्तगाली लोग जो है, इसको यहाँ पर देखते हैं, इस संधि का प्रभाव भारत स्थित पुर्तगाल तथा अंग्रेज केंद्रों पर पड़ा। यानी जब भारत पर जो अंग्रेजी और पुर्तगाली जो सैनिक थे यहाँ पर जो थे, उन सभी पर इसका प्रभाव पड़ा। और ऐसे में क्या होता है कि इंग्लैंड के लोग प्रभावी रहते हैं और पुर्तगाली लोग उनको अपना सब दे करके निकल जाते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के लोगों ने, ठीक है, पुर्तगालियों को उतना अदा चुकी और भी चीज़ें रही। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डुप्ले कौन था? देखिए, सन 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बन करके आया था भारत में। डुप्ले एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सन 1742 ईस्वी के बाद डुप्ले शांतिपूर्वक व्यापार करने के स्थान पर फ्रांस की शक्ति में वृद्धि करने में लग गया। क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के युद्ध यही नहीं, ये यूरोप की कंट्रीज़ में भी हो रहे थे। यानी फ्रांस और आप जो है इंग्लैंड आपस में पहले से ही प्रतिद्वंदिता रखते थे। ठीक है, यूरोप में हैं दोनों देश। और जब यहाँ पर इनकी कंपनियां व्यापार करने के लिए आईं, देखे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, और जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। तो सरकार के हिसाब से चलती थी और वो पूंजीपति के हिसाब से चलती थी। ऐसे में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की कंपनी ज़्यादा पावरफुल होती है और ये कम पावरफुल हो जाती है, क्योंकि सरकारी चीज़ें आप जानते हैं कितना लेट लपेट होती है।
डुप्ले की साम्राज्यवादी नीति से फ्रांसीसी अंग्रेज संघर्ष का सूत्रपात हो गया और यहीं से आप देखते हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद होता है और एक प्रकार से संघर्ष इन दोनों में चलने शुरू हो जाता है। सब दो बड़ी महाशक्तियां आपस में उधर इंग्लैंड में भी लड़ रही थी और इधर एशिया महाद्वीप के भारत देश में लड़ रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका। सर टॉमस रो की व्यापारिक अनुमति से अंग्रेजों के किन क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए थे? ठीक है, बताएं। तो सर टॉमस रो की व्यापारिक अनुमति से अंग्रेजों ने एक प्रकार से आप देखते हैं, चूँकि टॉमस रो विद्वान थे, वाक्पटुता उनके अंदर थी, अध्ययसायी थे, मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उसने अपने प्रयत्नों के द्वारा शांतिपूर्वक व्यापार करने संबंधी अनुमति सम्राट से प्राप्त कर ली और इसके फलस्वरूप सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए गए। यानी टॉमस रो जो है जब आता है और सम्राट से कहता है, यहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे उनसे बातचीत करता है और कहता है कि साहब जो है हमको व्यापार करना है, सारी तमाम प्रकार की, चूँकि विद्वान था तो बात करने की शैली थी, इसने अपनी सारी चीज़ें रखी कि हम आपको इतना देंगे, इतना, ऐसे सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में सारी व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं और वो एक प्रकार से सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में अपने कोठियां स्थापित करने शुरू कर देते हैं अंग्रेज लोग और यहीं से अंग्रेजों की एक प्रकार से कोठियां स्थापित होती है और व्यापार करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, सिराजुद्दौला कौन था? देखिए, सिराजुद्दौला अपने नाना अली वर्दी खां के उपरांत राज सिंहासन पर 1756 ईस्वी में आसीन हुआ। सिराजुद्दौला में पर्याप्त गुण और पर्याप्त दोष विद्यमान थे, यानी कि इसके अंदर जो है दोष भी था और क्वालिटी भी थी। वह अंग्रेजों की नीति का उसी प्रकार शिकार बना जिस प्रकार दक्षिण के कुछ राजा और अन्य नवाब शिकार बने थे। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला अंग्रेजों के चंगुल में जकड़ा रहा। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ, किसका क्या कारण था? देखिए, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के कई कारण थे। पहला कारण था अंग्रेजों का षड्यंत्र था। दूसरी बात, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा था। तीसरी बात, बस्तियों की किलेबंदी एक प्रकार से की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा अली वर्दी खां की चेतावनी भी मिल चुकी थी। अंग्रेजों से नवाब को शंका भी लगातार बनी रहती थी, नवाब का निरादर हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। कलकत्ते का आकर्षण लगातार अंग्रेजों को एक प्रकार से दिख रहा था। कलकत्ता पर चूँकि बंगाल के नवाब थे ये सिराजुद्दौला जो था वो उतना पावरफुल भी नहीं था, तो उसको लगातार शंका भी महसूस हुआ करती थी कि कहीं अंग्रेज लोग हम पर आक्रमण करेंगे, ये चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध आप देखते हैं, यही परिणाम। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अलीनगर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार उन सुविधाओं का अनुमोदन कर दिया गया जो अंग्रेजों को दिल्ली सम्राट से प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा और इसी दौरान आप देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, शुजाउद्दौला अयोध्या के नवाब थे, ठीक है, अवध के, और सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का गवर्नर था, मतलब बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में लॉर्ड क्लाइव के 4 कार्य लिखिए। देखिए, भारत में लॉर्ड क्लाइव के कई कार्य हैं। पहला काम है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि सोरे के व्यापार पर लॉर्ड क्लाइव का एकाधिकार हो गया, यानी अकेले यही व्यापार कर रहा था। शाह आलम की पराजय हो चुकी थी, डचों की पराजय भी हो चुकी थी। उत्तरी सरकार पर, यानी उत्तरी सरकार एक तट है, ठीक है, दक्षिण का, उस पर भी अधिकार कर लिया था लॉर्ड क्लाइव ने। तो इस तरीके से इसका एक तरफा अधिकार होता जा रहा था। लॉर्ड क्लाइव के 2 नागरिक सुधार बताएं कि नागरिकों के लिए 2 सुधार इसने क्या किए थे। पहला सुधार था कंपनी के कर्मचारियों को भेंट तथा उपहार आदि स्वीकार करने के संबंध में एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे, पहली बात। दूसरी, कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के कारण कंपनी को करों की बड़ी हानि हो रही थी। अतः क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार बंद करने का आदेश दिया कि कंपनी के कर्मचारी अब खुद का व्यापार नहीं कर सकते, वो कंपनी के ही व्यापार में सहयोग देंगे और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगला प्रश्न, लॉर्ड क्लाइव की मृत्यु कब हो गई? देखिए, क्लाइव की मृत्यु 1774 ईस्वी में हुई थी। एक अभियोग के चलते क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर दूसरी बार कब बना? तो कंपनी के संचालकों ने क्लाइव को दोबारा 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया।
अगला प्रश्न, क्लाइव ने सेना में कौन से सुधार किए? तो क्लाइव ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य दोहरे भत्ते की प्रथा को बंद कर दिया, और दोहरे भत्ते की प्रथा को समाप्त कर देने से कंपनी की आय में वृद्धि हो जाती है। पहले दोहरा भत्ता मिलता था कर्मचारियों को, तो उसी को बंद कर दिया। अगला प्रश्न, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कहाँ और किसने करी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने करी थी। अराजकता फैलने के कारण वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया था। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है ये स्थापना बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने करी थी। जब अराजकता फैल गई, लोग एक प्रकार से इस चीज़ को नहीं मानने लगे, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको समाप्त कर दिया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वारेन हेस्टिंग्स एक क्लर्क बनकर के भारत में आया था। अपनी योग्यता के कारण धीरे धीरे उन्नति की उच्च पद पर नियुक्त हो गया। 1772 ईस्वी से लेकर के 1774 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 1774 ईस्वी से उसकी पदोन्नति यानी कि उसके प्रमोशन हुआ और गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने कई काम किया। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन में निम्न सुधार किए। पहली बात तो द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। दूसरी बात, बंगाल के नवाब की पेंशन में कमी कर दी। उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया। डकैतों का दमन कर दिया, डकैतों को ख़त्म कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में भी कई सुधार किए, जैसे कि न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया कि भाई कोई भी नियम कायदे हो तो उसका रिकॉर्ड आप उसका ब्यौरा लिखें। प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी तथा दीवानी न्यायालय स्थापित किए गए। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने अनेक भारी जुर्मानों को भी समाप्त कर दिया। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने लगी, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बेटा, इसके अलावा न्यायाधीशों को सरकार की ओर से वेतन दिए जाने की व्यवस्था भी करी गई, ठीक है। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापार के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। तो न्याय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में कई सुधार वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए। देखिए, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 5 के अतिरिक्त सभी चुंगीगारों को समाप्त कर दिया, यानी 5 चुंगीकार होंगे, उसके अलावा कोई चुंगी घर 5 होंगे। कंपनी के लिए माल खरीदने के लिए एक व्यापारिक परिषद का गठन किया जाएगा, और नमक, तंबाकू, सुपारी के अतिरिक्त अन्य सभी व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी में 2.5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी कि नमक, सुपारी और तंबाकू में छूट नहीं मिलेगी, बाकी सभी पर 2.5% की छूट भी दी जाएगी। ये बात भी इसमें कही गई, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के सुधार उसके द्वारा किए गए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट कब और किसने पास किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पास किया था। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट के 4 दोष क्या क्या थे? देखें, रेगुलेटिंग एक्ट के 4 दोष। पहला दोष ये था भाई कि गवर्नर जनरल का परिषद पर अपूर्ण नियंत्रण था, यानी कि पूर्णता नियंत्रण। गवर्नर जनरल का जो परिषद था, परिषद पर अपूर्ण नियंत्रण था, गवर्नर जनरल का पूरा नियंत्रण नहीं था, पहला दोष। दूसरा दोष, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट था। कोई क्लियर नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट किन मामलों पर फैसला दे सकती है, किन मामलों पर नहीं दे सकती है। तीसरी बात, गवर्नर जनरल का सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन गवर्नर जनरल काम करेगा, ये भी बात फिक्स करी गई। कंपनी में पूंजीपति को महत्वता देना, यानी पूंजीपतियों को महत्वता देना, कंपनी में जिनके पास पैसे उनको महत्वता देना, ये भी एक प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट के दोष में शामिल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, अथवा अस्थाई बंदोबस्त इसी को कहते हैं, क्या है? इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भूमि का अस्थाई प्रबंध कर दिया। इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इसमें जमींदारों को अस्थाई रूप से भूस्वामी मान लिया गया और सदैव के लिए लगान निश्चित कर दी गई कि जिसमें कभी कमी बेसी नहीं की जा सकती। किसानों को लगान अपने जमींदारों को देना पड़ता था, जो पट्टे के द्वारा निश्चित कर दी जाती थी कि भाई आपको कितना देना है। तो अब अभी तक जैसे अंग्रेज लोग अगर जाते थे भारतीयों से कर वसूलने के लिए, तो भारतीयों को लगता था कि ये हमसे क्यों ले रहे हैं। अब क्या किया गया, जमींदारों को भूमि दे दी गई कि भाई आप इतनी भूमि, आपके जमींदार इतने हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी जनता से कर वसूले जमींदार लोग कर लेते थे, और वो कर जो होता था वो अंग्रेज को देते थे। इस तरीके से सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। तो ये सिस्टम था, तो यही था आपका अस्थाई बंदोबस्त, कि ज़मीनों को अस्थाई करके उनको दे दिया गया जमींदारों को, कि और फिक्स कर दिया गया कि भाई इतना टैक्स आपको देना है हर महीने या हर साल, जो भी फिक्स किया गया हो, ठीक है। इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त के प्रमुख 3 लाभों को लिखिए।
देखिए, पहला लाभ इसका है कि सरकार भूमि के बार बार बंदोबस्त करने के बे से बच गई, क्योंकि लगातार जो बार बार इसका व्यय करना पड़ता था भूमि के सुधारों को लेकर के, वो ख़त्म कर दिया गया। जमींदारों की आमदनी में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिससे आगे चल कर के प्रांत का औद्योगिकरण संभव हो सका। इसके अलावा किसान भूमि को उपजाऊ बना करके अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करने लगे, ताकि इतना अधिक उत्पादन होगा चूँकि उसको और उसी हिसाब से वो अपना टैक्स देंगे और उतना अपना फ़ायदा लेंगे। तो इस तरीके से फ़ायदा किसानों को तो बहुत कम होता था, क्योंकि किसान लोग अपना मेहनत करते थे तो भर्ती भी नहीं आती थी उनकी, लेकिन खाने पीने की भरका उनका मिल जाता था। दिन भर में अपना काम में जुटे रहते थे और टैक्स देते थे जमींदारों को। जमींदार लोग टैक्स अंग्रेजों को देते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, वुड का घोषणा पत्र। देखिए, सन 1853 ईस्वी में कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। तो वुड का घोषणा पत्र शिक्षा में सुधार को लेकर के था। इस विचार से मोटिवेट होकर के पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र पड़ा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये शिक्षा को लेकर के था, शिक्षा के बारे में सुधार को लेकर के था। वुड का घोषणा पत्र जो था ये भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए को लेकर के था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसको बताने का प्रयास करें। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा ये महात्मा गांधी के शिक्षा में शामिल है। ठीक है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। भारत में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 7 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई। भारत जैसे निर्धन और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध होती है। इसमें बालक विद्यालय में विभिन्न प्रयोगों को करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे। उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित होंगी बच्चों के द्वारा, उन्हीं से उनका समस्त पढ़ाई का खर्चा चलेगा। और किसी न किसी मतलब एक आध उनको कारीगरी सिखाई जाती थी ताकि वो अपना काम खुद करें, उससे पैसे जो मिले उसी से उनका खर्चा देखा जाए। इस तरह बालकों के माता पिता उनकी पढ़ाई के खर्च से मुक्त होने रहेंगे, मुक्त रहेंगे। और इसके अलावा काका साहेब कालेलकर ने लिखा कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक देनी चाहिए। ये काका कालेलकर का भी कथन था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये व्यवस्था करी गई कि भाई अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो भी पढ़ सके, और इसके लिए बुनियादी शिक्षा उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी बातें उसमें बताई गई। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न है, अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय और अवरोधन ये दोनों शिक्षा को छोड़ने की प्रक्रिया है। अपव्यय क्या होता है, देखिए, हर्टांग समिति कहती है कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना। यानी कि ऐसे मान लेते हैं कक्षा 2 में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 2 से उसको हटा लिया जाए, मतलब उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, आधे से उसको हटा लिया गया। अवरोधन का मतलब होता है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना। जैसे मान लेते हैं कि कक्षा 2 में पढ़ रहा था बच्चा, अब कक्षा 2 में अगले साल भी कक्षा 2 में ही पढ़ेगा, यानी कि फेल करके जो होता था तो वो सिस्टम समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय मतलब कि क्या होता है कि बच्चा ऐसे पढ़ाई, कभी कभी बच्चे टीचर मारते थे तो इसलिए छोड़ देते थे, या उनको पढ़ाई पसंद नहीं आती तो छोड़ देते थे। ठीक है, उनको लगता था कि स्कूल एकदम से वो है जेल टाइप का है तो वो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं बचपन में बच्चों के साथ। तो ऐसे में एक प्रकार से उन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए, ताकि बच्चे फ्रेंडली रहें, बच्चों को एक बगीचा एक प्रकार से के टाइप का, जो एक प्रकार से ऐसे तमाम प्रकार के मांटेसरी, मेरिया मांटेसरी, फ्रॉबेल, सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि स्कूल को एक वातावरण घर जैसा माहौल बनाएं ताकि बच्चे वहाँ पर जाएं और पढ़ें लिखें अच्छे तरीके से। अवरोधन मतलब कि एक ही कक्षा में लगातार 2-3 बार या 2 बार लगभग पढ़ाना, तो वो होता है। हार्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया। अंत में इनके निराकरण के लिए अपने सुझाव भी समिति ने दिए, हार्टांग समिति ने, कि इस तरीके से हम अपव्यय और अवरोधन को जो भारतीय शिक्षा में व्याप्त है इसको रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण 1957 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण का उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में 6 साल से लेकर के 14 साल की जो बच्चे हैं उनको
प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की योजना थी कि भाई 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि व्यय की गई है। और आज भी आप देखते हैं प्राइमरी पाठशाला जो होता है राज्य स्तर पर चलता है, राज्य शिक्षा कांग है, तो उसमें आप देखते हैं चीज़ें मिलती हैं, बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती है, फ्री में बैग मिलता है, खाना भी मिलता है, दोपहर में सब कुछ मिलता है। अगला प्रश्न, छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत। छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत जानते हैं क्या है? देखिए, निस्यंदन मतलब होता है छानना, एक एक बूंद, जैसे कि छानना या छनना। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी। क्योंकि कंपनी का शासन था तो कंपनी लोग अपना लाभ कमाने के लिए यहाँ पर आए थे, वो शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए नहीं आए थे। उनका मानना ये था कि एक प्रकार से शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों को दिया जाए, यानी जब बड़े व्यक्ति जो उच्च वर्ग के व्यक्ति पढ़ेंगे तो उनसे धीरे धीरे करके उनसे छोटे वाले जानेंगे, उनसे छोटे से उनसे छोटे जानेंगे, यानी छन छन करके नीचे तक पहुंच जाएगी शिक्षा। यानी कुछ ही व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए और वही कुछ व्यक्ति और लोगों को शिक्षा देते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं निस्यंदन का सिद्धांत। यानी कि क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन करके स्वयं ही निम्न वर्गों तक पहुँच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर मैथ्यू ने लिखा कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था, ये बात था। यानी कि मान लेते उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी गई, मान लेते ब्राह्मणों को शिक्षा दे दी गई। अब ब्राह्मण से क्षत्रिय को सीखेंगे, क्षत्रिय से वैश्य, या ब्राह्मण से ही वैश्य सीख लेंगे, वैश्य ब्राह्मण से ही जो है शूद्र सीख लेंगे। इस तरीके से छन छन करके जाएगी। ये अंग्रेजों ने किया कि भाई चूंकि अभी सभी वर्ग को शिक्षा देंगे तो बहुत खर्चा होगा। ऐसे में चूंकि कंपनी का शासन था, वो लाभ कमाने के लिए आई थी, तो अपने लाभ के अलावा उसको कुछ दिख नहीं रहा था। चूंकि पूंजीपति हमेशा लाभ कमाना चाहता है, समाजवादी हमेशा सबके फायदे की ओर सोचता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो सिद्धांत है छनाई का सिद्धांत, यही सिद्धांत है कि कुछ वर्गों को शिक्षा दो या उच्च वर्गों को शिक्षा दो, धीरे धीरे वो छोटे वर्गों तक पहुँच जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय अधिनियम 1909 का जो अधिनियम था ये क्या था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रौलट एक्ट पारित किया। भारत में इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हुआ। रौलट एक्ट का, इस एक्ट में पुलिस के अधिकारी में वृद्धि, मतलब पुलिस के अधिकार में वृद्धि कर दी गई। वह किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी रौलट एक्ट के द्वारा। इसे 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान करी। देशव्यापी हड़ताल हुई। किचलू, महात्मा गांधी आदि गिरफ्तार कर लिए गए। अनेक व्यक्ति मारे गए। इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। नागरिकों ने भी व्यापक हिंसा का आश्रय लिया। गोलीकांड की निंदा हेतु जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की दी और 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में नागरिकों की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई। तो भारतीय अधिनियम 1909 का अधिनियम है, इसमें कुछ इस तरीके की बातें जो है ये 1919 की बातों को लेकर के है। बेसिकली 1919 का अधिनियम यहाँ पर कर लें। 1909 का अधिनियम अभी मैं आगे चल करके रखूँगा तो उसका उत्तर अलग होगा, ठीक है। 1909 का अधिनियम जो होगा वो अलग है, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1919 का अधिनियम जो है और 1909 का अधिनियम में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु 1909 ईस्वी का अधिनियम आया था, ठीक है। 1909 ईस्वी के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1892 के अधिनियम में जो दोष थे उसको समाप्त किया गया। भारतीयों की दयनीय स्थिति यहाँ पर थी। वैदेशिक घटना का प्रभाव पड़ रहा था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था और इसके सुधार करने के लिए 1919 का अधिनियम आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये 1919 का अधिनियम यहाँ पर उसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ब्रह्म समाज के बारे में बताएं। देखिए, ब्रह्म समाज क्या है भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है भारत के पुनर्जागरण के उद्धारक या भारतीय पुनर्जागरण के उद्धारक राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इससे पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करी। उसी आत्मीय सभा के बाद में 1828 में इसकी स्थापना होती है और 1 साल के बाद में सती प्रथा का भी अंत हो जाता है 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाया। ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय जनक कहा जाता है इनको, मतलब राष्ट्रवाद का। उन्होंने अपने सतत प्रयासों से सती प्रथा को अंत करा। बाल विवाह, कन्यावध को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से बंद कराया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य भी किया।
विधवा विवाह, चूंकि जब सती प्रथा अंत हो गया तो विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, तो विधवाओं की विवाह करने के लिए भी प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन आ चुका, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता अपने समुदाय के विचार को कट्टरता के साथ पालन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, अर्थात सांप्रदायिकता संकीर्ण मनोवृत्ति से ग्रसित होती है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के खिलाफ व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। कहने का मतलब यह है कि केवल व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपने समाज का स्वार्थ, उसका स्वार्थ ही सोचता है, बाकी समाज उसके लिए कुछ नहीं होता, अपने देश के बारे में नहीं सोचता, अपने केवल धर्म के बारे में सोचता है। एक समुदाय अथवा धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय अथवा धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है सांप्रदायिकता, जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बना करके राजनीतिक हितों की पूर्ति करी जाती है। राजनीति के लोग ही इनमें थोड़ा सा चिंगारी जलाते हैं और फिर आग लगती है, जो सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरीके से केवल अपने 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 धर्म का हित हो रहा है, दूसरे धर्म भाड़ में जाए उससे नहीं मतलब है, अपना अपना काम बनता और वो होता नहीं कि भाड़ में जाए जनता, तो वही हाल है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अगला आपका है भाई कि नील विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में कुछ बताएं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई क्वेश्चंस को समझ रहे हैं आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नील विद्रोह क्या था? नील विद्रोह भाई देखें, बंगाल और बिहार में बहुत से अवकाश प्राप्त यूरोपियनों ने नील की खेती प्रारंभ कर दी। उसमें से कुछ अपनी भूमि पर खेती करते थे कुछ लोग, और कुछ किसानों की भूमि पर को ठेके पर लेकर के काम में करते थे। जो यूरोप के सैनिक वगैरह थे, वो लोग जब रिटायर हो जाते थे तो ऐसी प्रकार की प्रथा करते थे, मतलब इस प्रकार की खेती करते थे नील की। किसानों और मजदूरों से उनका व्यवहार दासों जैसा था, यानी कि वो किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे, किसानों को हमेशा नीचे दबाने का प्रयास करते थे। उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर वे किसानों के फसलों को जला देते थे, उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते थे और उनके पशुओं को छीन लेते थे। विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किसानों को संगठित किया और खेती ना करने के लिए तैयार किया कि खेती नहीं करेंगे हम नील की खेती। ठीक है, और धीरे धीरे यह आंदोलन 12 गाँव में फैल गया। 1858 से 1860 ईस्वी में यह कई जिलों में फैल गया। किसानों ने उस समय तक नील की खेती से इनकार कर दिया जब तक उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाएंगी किसान खेती के लिए। 1960 ईस्वी में 1860 ईस्वी में सरकार ने एक आयोग के गठन की घोषणा की, और परंतु उनकी सिफारिशें भी किसानों को स्वीकार नहीं हुई और नील की खेती बंगाल से नष्ट हो गई। तो यानी कि नील खेती के लिए विद्रोह था, नील विद्रोह। ठीक है, नील की खेती से एक प्रकार से भूमि अनुर्वर हो जाती थी। जिस खेत में नील की खेती होती थी वहाँ पर और कोई खेती सही तरीके से नहीं हो पाती थी। ऐसे में किसानों को खाद्यान्न की फसलें भी नहीं मिल पाती थी। अगला प्रश्न, चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण यूरोपीय चंपारण के नील उत्पादक कृषकों का शोषण करते थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत कृषकों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग में जरूरी मनमानी कीमतों पर देनी पड़ती थी, यानी कि 3/20 भाग पर इनको खेती करनी पड़ती थी और मनमानी कीमतों पर उनको देनी पड़ती थी। ठीक है, उनको क्या नाम है उनकी, मतलब यूरोपीय कंट्रीज़ की जो किसान हैं, किसान अपने अपमान और शोषण को सहने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने उनके आंदोलन का संचालन किया और अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाने की शिक्षा दी। यह आंदोलन 1917 में प्रारंभ हुआ और अंततः इनको अपने आंदोलन में सफलता मिली। जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया। इस कानून के द्वारा नील उत्पादकों के द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी गई कि अब अत्यधिक मुनाफा नहीं ले पाएंगे जो लोग लेते थे। जो लोग किसानों को एक प्रकार से गुमराह करके उनको खेती करवाते थे और उनकी खेती से ज़्यादा मुनाफा लेते थे, वो मुनाफा ख़त्म कर दिया गया। ये था आपका चंपारण का सत्याग्रह, ये भी नील की खेती के विरोध में था। अगला क्वेश्चन आ चुका, खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में है खेड़ा। तो खेड़ा के कृषकों ने बम्बई सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन किया था। सूखे के कारण से किसान मालगुजारी की माफ़ी की मांग कर रहे थे कि चूँकि सूखा पड़ गया था तो हम कर नहीं दे पाएंगे, मालगुजारी वही होता है, परंतु सरकार नहीं मानती है। सरकार की हठधर्मिता देख गांधी जी ने किसानों से सत्याग्रह के लिए कहा और लगान न देने की घोषणा करी। यह आंदोलन 1919 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी और यह आंदोलन भी सफल रहा। अगला प्रश्न, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम जो है बहुत बड़ा अधिनियम था, बहुत जटिल अधिनियम था। इसी अधिनियम से बहुत सारे अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें ले ली गई हैं डायरेक्ट।
1935 का भारत शासन अधिनियम काफ़ी लंबा और काफ़ी जटिल था। इसमें 321 धाराएं, 10 परिशिष्ट, और यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू हुआ। जबकि पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था भी करी गई। यानी विधानमंडल मतलब बेसिकली जैसे कि विधायक टाइप के एरिया में, ठीक है, इस तरीके के जो है जैसे आजकल विधायक होते हैं ऐसे विधानमंडल में पहले होते थे, तो उस टाइप के चुनाव भी शुरू कर दिए गए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बताएं। देखिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु 1909 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होती रहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पुर्तगाली व्यक्ति था और पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। उसने मालाबार तट पर पहुंचने के साथ ही भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना इतिहास उसका आरंभ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर पुर्तगाल जैसे वास्को डी गामा गया, उसके बाद में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है यहाँ पर आकर के यहाँ पर एक अस्थाई शासन मतलब अस्थाई तरीके से व्यापार करने के लिए एक उपनिवेश टाइप का कि भाई भारत को कब्जा कर लिया हमने, इतने जल वाटर ब्लू पॉलिसी तमाम सारी चीज़ें। इसकी नीति को शांति जल की नीति अथवा नीले सागर की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इसने समुद्र पर कब्जा किया कि समुद्र में अब कोई भी व्यक्ति जाएगा तो टैक्स दे करके जाएगा। समुद्र पर कब्जा कर लेंगे तो आने वाले जितने भी लोग होंगे वो पहले हमको टैक्स देंगे, फिर यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ पाएंगे। उसका कहना था कि यह निश्चित रूप से जान लिया जाए कि जब तक हम समुद्र पर शक्तिशाली होंगे भारत पर हमारा अधिकार रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो तटीय दुर्ग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको हिंद महासागर पर कब्जा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, मुस्लिम लीग के बारे में बताएं। देखिए, बंगाल विभाजन की अंग्रेजों की नीति जब असफल हो गई बंगाल की जो नीति थी वो, तब जो है तो सरकार ने भी भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने दिसंबर 1906 को मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के समय ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी जो है वही ढाका, उसमें मुसलमानों का अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना और मुसलमानों के मुसलमानों के स्वार्थों की रक्षा करना था। यानी मुसलमानों के लिए बेसिकली ये बनाया गया था। और कांग्रेस विरोधी एक गुट बनाना अंग्रेजों का बहुत पहले से उद्देश्य था। फूट डालो राज करो की नीति शुरू से अपनाते आ रहे थे, तो अब वो हिंदू मुस्लिम एकता को जो है उसको भंग करना चाहते थे और वही का परिणाम ये था। नवाब सलीमुल्लाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो मुस्लिम लीग जो है ये कांग्रेस विरोधी एक संस्था थी, जो है ये मुसलमानों के स्वार्थों के लिए काम करने वाली संस्था थी। अंग्रेजों के साथ जो इनके आका थे वो मिले हुए थे वास्तव में पहले से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शासन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, यद्यपि पुर्तगाली भारत में साम्राज्य स्थापित करने में बिल्कुल असफल रहे, फिर भी उनके शासन का भारतीय इतिहास क्रम पर प्रभाव जरूर पड़ा जो निम्नलिखित है। ये लोग एक अस्थायी शासन नहीं स्थापित कर पाए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वास्को डी गामा या और भी अल्बुकर्क वगैरह हैं, तमाम सारे लोग हैं, लेकिन इन्होंने एक प्रकार से व्यापार खूब बढ़िया किया। पहली बात, इसका प्रभाव ये पड़ा कि पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलता से यहाँ पर जैसे पुर्तगाली लोग सफल हो गए, यहाँ पर व्यापार किए, खूब लाभ कमाया। इसको देखा डचों ने, फ्रेंच के लोगों ने, अंग्रेजों ने, ये सब लोग जब वहाँ पर देखे कि पुर्तगाल के लोग जो है कहीं से ला रहे हैं बहुत धन बटोर करके, इन्होंने कहा कि हम भी चलते हैं। तो डच, फ्रेंच, अंग्रेज सभी भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए मोटिवेट हुए। पुर्तगालियों ने स्थानीय शासकों से युद्ध करके जिस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित की थी, इसका इन यूरोपीय लोगों ने अनुसरण किया और इसी तरीके से यूरोप की जो फ्रांस मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब लोग यहाँ पर आने लगे और सभी लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को करने लगते हैं और आसान तरीके से चीज़ें होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण मालाबार तट पर छोटे छोटे राज्य बनने रहे और उनका जमोरिन के नेतृत्व में एकीकरण नहीं हो सका। जमोरिन चूँकि वहाँ पर शासन कर रहा था, पुर्तगालियों के जब पुर्तगाली लोग वहाँ पर गए 1498 में, तब भी जमोरिन ही शासन कर रहा था।
तो वो चूँकि अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था चीज़ें, तो वो जब शासन कर रहा था तो उसने एकीकृत नहीं किया चीज़ों को, ठीक है। और ऐसे में इसका फ़ायदा पुर्तगालियों ने उठाया। तीसरी बात, पुर्तगालियों ने भारतीय युद्ध में बंदूकों तथा तोपों का प्रयोग किया था, इसका भारतीय युद्ध प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत तथा यूरोप के मध्य सामुद्रिक मार्ग की खोज करी और इससे भारत की थी, मतलब ये इससे भारत में यूरोपीय वस्तुओं के लिए भी बाज़ार बना और बड़ी मात्रा में भारतीय वस्तुओं का यूरोप जाना संभव हो पाया। और जब इस तरीके से सामुद्रिक नीतियों के माध्यम से समुद्र के मार्ग से व्यापार होने लगा तो लोगों को लगने लगा कि भाई यहाँ से फ़ायदा है, तो लोग, और चूँकि जल में बहुत कम व्यय में व्यापार हो जाता है जल के माध्यम से, पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों की निश्चित सुरक्षा नीति आरंभ कर दी, जिसका अनुसरण बाद के यूरोपियन व्यापारियों ने किया। हिंद महासागर के व्यापार क्षेत्र का अन्वेषण भी किया गया था, जिससे इस क्षेत्र का व्यापक भौगोलिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों ने सामाजिक सुधारों, विशेष रूप से सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। यद्यपि इससे अधिक सफलता नहीं मिली थी, तथापि इससे सामाजिक सुधारों के प्रति आवश्यकता को अनुभव किया गया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें होने लगीं। इसके अलावा पुर्तगीज मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू और मक्का लाए, ये भी एक प्रभाव पड़ा। पुर्तगीज ने ही सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी करी। तो ये तमाम प्रकार के प्रभाव जो हैं पुर्तगालियों के आने से ही हुए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, ब्रह्म समाज के सामाजिक सिद्धांत बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। ठीक है, देखिए इसका सिद्धांत ये है कि परमात्मा एक है और वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। यानी परमात्मा केवल एक है, उसके अंदर सारे सद्गुण और जो है भरे पड़े हैं। दूसरी बात, परमात्मा सृष्टि का रचयिता है और संरक्षक भी, यानी सृष्टि की रचना परमात्मा ही करता है। वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, अदृश्य है, जिसको कोई देख नहीं पाता, सत्य है, तथा वह कभी ना कभी जन्म लेता है और देह धारण भी करता है। यानी कि ये एक प्रकार से जन्म लेता है, देह भी धारण करता है, और ये एक प्रकार से ऐसा है, मतलब साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, इसके क्लियर नहीं। ईश्वर की पूजा सबके लिए है, उसमें वर्ण अथवा जाति संबंध का विभेद नहीं है। हर कोई जाति, हर कोई धर्म का व्यक्ति पूजा कर सकता है। ईश्वर पूजा संन्यास, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से की जानी चाहिए, ऐसा मानते हैं ब्रह्म समाज के लोग। धर्म का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं है, बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। परमात्मा की पूजा शुद्ध मन से करनी चाहिए, यानी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी मूर्ति पूजा का खूब विरोध किया ब्रह्म समाजियों ने। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य को पाप का त्याग कर सभी धर्मों से सत्य को ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पुस्तक को दैवीय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं होती है, मतलब कि सभी पुस्तकों में त्रुटियां होती हैं। तो कोई पुस्तक को ये मान लेना कि ये भगवान की पुस्तक है, इसमें जो लिखा है वही सत्य है, इससे इतना नहीं। तो देखिए पुस्तक में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है समय के अकॉर्डिंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा ईश्वर पापियों और पुण्यात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। मनुष्य के प्रज्ञा, परोपकार, पवित्रता के द्वारा ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई और मोक्ष होता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो होता है इसको लेकर के एक नए प्रकार की धारणा ब्रह्म समाजियों के द्वारा लाई गई, और जो समाज के लिए काफ़ी हितकर भी थी। राजा राम मोहन राय को यूं ही नहीं भारतीय समाज का पुनरुद्धारक माना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के सामाजिक कार्य क्या क्या हैं? देखिए ब्रह्म समाज के कई सामाजिक सुधार किए गए, जैसे कि समाज में प्रचलित जाति भेद का उन्मूलन किया गया, जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया, बाल विवाह, बहुविवाह और बाल हत्या का अंत करवाया गया, विधवा विवाह का प्रचलन किया गया, छुआछूत का अंत किया गया, अंधविश्वास और रूढ़वादिता का अंत किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात सती प्रथा का अंत किया गया। तो ये सब ब्रह्म समाज के तमाम कार्य थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के सिद्धांत लिखिए। देखिए आर्य समाज की अगर बात की है तो राजा राम मोहन राय के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती आप देखते हैं 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। स्वामी जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, इसी में आर्य समाज के सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस जो थे गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना
दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी भैया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। इस ग्रंथ के अनुसार आर्य समाज के कई सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत देखिए, ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है। सब सत्य, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उन सबका मूल परमेश्वर है। परमेश्वर ही सब कुछ बनाता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ है। ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत असीमित दयावान अजन्मा सर्वशक्तिमान अतुलनीय अपरिवर्तनीय, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। यानी ईश्वर क्या है? सत्य है, शिव है, सुंदर है, शाश्वत है, असीमित है, दयावान है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अतुलनीय है, अपरिवर्तनीय है, अतः उसकी उपासना हमको करनी चाहिए। साथ ही साथ में सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग भी हमको करना चाहिए। ये सारी बातें इसमें बताई गई। और भी तमाम सारे सिद्धांत हैं। बहरहाल इतना सिद्धांत अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न आप देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये व्यवस्था कर को लेकर के थी, भूमि बंदोबस्त को लेकर के थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति गांव प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया। इसमें गांव का जो मुखिया होता था या जो भूमि का स्वामी होता था, भूपति होता था, गांव के सभी कृषक से भू राजस्व की निर्धारित रकम वसूलता था और कोष में जमा करता था। समस्त महाल या ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व जमा कराने हेतु उत्तरदायी थे। सभी गांव के लोग एक मुखिया के पास अपने टैक्स को जमा करते थे, भूमि का कर, और वह कर जो है वो जमा करता था जो है सरकार के पास। यह प्रथा 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र में, 1803-4 में मराठा क्षेत्रों में लागू की गई। 1801 में अवध प्रांत में, मराठा के एरिया में, मराठाओं में 1803-4 में ये लागू की गई। इसमें क्या था कि भाई एक महाल फिक्स किया जाएगा फलाने इतना दूर पर। एक महालवाड़ी व्यवस्था मतलब क्या होता है? महाल माने गांव या प्रांत। एक एरिया फिक्स किया जाएगा, उस एरिया विशेष में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा कि वो टैक्स वसूलेगा। सभी किसान उसको टैक्स देंगे उस व्यक्ति को, और वह व्यक्ति टैक्स लेकर के जाएगा और किसको जमा करेगा? यानी कि अब किसानों से डायरेक्ट अंग्रेज सरकार टैक्स नहीं लेगी, और ये टैक्स जो होगा एक बीच वाला, एक बिचौलिया लोग होगा वो लेगा, यानी कि भूपति या स्वामी लेगा। इसके विपरीत रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है भाई? रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? देखिए, यह व्यवस्था प्रमुख रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ हुई। इस व्यवस्था में भूमि धारक को ही भूमि स्वामी मान लिया गया, यानी जो खेती कर रहा था उसी को स्वामी मान करके वही डायरेक्ट टैक्स देगा। आप बिचौलिए यानी कि कोई बीच का व्यक्ति नहीं जाएगा, यानी कि कोई भू स्वामी नहीं बनेगा। भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण करके काबूलियत पर हस्ताक्षर करा लिए गए। यहाँ किसानों ने 1/2 कर प्रदान करने की स्वीकृति की। यह किसान व सरकार कोष में सीधा समझौता था। यह व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू की गई। यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें किसान डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता था, लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि जो किसान होता था वह एक प्रकार से एक जो मुखिया होता था, जमींदार होता था, उसको टैक्स देता था, और वो जमींदार किसको देता था? वो सरकार को देता था। इस तरीके की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय पुनर्जागरण। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के बारे में बताएं। पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की अवस्था का नाम है। पुनर्जागरण मतलब दोबारा से जन्म होना। पुनर्जागरण को पुनरुद्धार, बौद्धिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन एवं नवजागरण इत्यादि नामों से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी अत्यंत महत्वपूर्ण सदी रही है। इसी समय भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन हुआ, जिसे भारतीय पुनरुद्धार और पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। भारत में एक नए प्रकार की ऊर्जा, तमाम प्रकार के सुधार आंदोलन 1800 ईस्वी से लेकर के आप देखते हैं 1800 से लेकर के 1900 का जो इसका समय काल है, इसमें बहुत सुधार हुए हैं भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में, सब चीज़ों में। ठीक है। और इसके जनक रहे भारतीय पुनरुद्धार के, उनका नाम है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट, तमाम लोगों ने किया। स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण काल में भारतीय मनीषियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, भारतीय मनीषी खास करके पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित थे। उन्होंने सरलीकृत कर इन पहलुओं से भारतीयों को परिचित कराया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, MG महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद इत्यादि के प्रयत्नों से भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई। इस तरह भारत में तेजी से पुनर्जागरण शुरू हुआ, और इस तरीके से भारत के लोगों को लगने लगा कि हमारा धर्म जो है सर्वोपरि है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हैं। क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों ने इतना दबदबा कायम कर लिया था कि लोगों को लग रहा था कि हम बहुत पीछे हैं, यह हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, देखिए, ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा महाराष्ट्र में पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे,
सर आरजे भंडारकर। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सर आरजे भंडारकर, नारायण चंद्रावरकर, ये सब एक प्रकार से ब्रह्म मतलब की प्रार्थना समाज के सदस्य थे। इनके 5 उद्देश्य थे। सबसे पहली बात, अछूतोद्धार को प्रोत्साहन देना, यानी छुआछूत का अंत करना, जाति प्रथा का बहिष्कार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बाल विवाह का विरोध करना। ये तमाम प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में करी गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज से प्रभावित था ये। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आप क्या जानते हैं। 1906 ईस्वी में, चूंकि मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम है उसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। 1906 ईस्वी में क्या हुआ कि 3 प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तावित सुधारों के संबंध में थे। एक मुसलमानों के द्वारा, दूसरा गोखले के द्वारा और तीसरा स्वयं मार्ले। और मार्ले किसी भी प्रकार से संसदीय प्रणाली भारत में स्थापित करना चाहता था। मार्ले चूंकि उस समय भारत मंत्री था, वह उग्र और क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विस्तार रोकने के लिए नरम दल वालों को अंग्रेजी सरकार की ओर मिलाए रखना चाहता था। और चूंकि उस समय आप देखते हैं नरम दल गरम दल 2 भागों में बटा हुआ था। गरम दल अपने उफान पर था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये सब अपने एकदम से उफान पर थे। वह कार्यकारिणी की निरंकुशता में कमी नहीं करना चाहता था। मार्ले से अधिक प्रतिक्रियावादी मिंटो था, जो अंग्रेजी नौकरशाही के प्रभाव में आकर के यह चाहता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों को अधिक भागों में बांट दिया जाए, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त वकील कम संख्या में उपस्थित हो सकें, यानी ज़्यादा लोग ना पढ़ पाएँ, ज्ञानी ना हो पाएँ। इसलिए उसने विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात को सर्वोपरि रखा। 1909 ईस्वी के अधिकांश प्रस्ताव मूल रूप से मार्लो के ही हैं, यानी मार्लो नाम का जो विद्वान था, इसी ने एक प्रकार से, मार्ले और मिंटो एक भारत सचिव था, एक भारत मतलब कि यहाँ पर एक गवर्नर जनरल था। यद्यपि उसी के इच्छा अनुसार मिंटो ने प्रस्ताव का श्रेय अपने ऊपर लिया। केवल मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और अधिक प्रतिनिधित्व तथा भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिलों का सदस्य नियुक्त करना मौलिक रूप से मिंटो के ही प्रस्ताव थे। 1909 ईस्वी में पास किए गए सुधार अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसकी कई धाराएं थी, इसमें कई बातों पर ध्यान दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार में सबसे पहली बात, मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया 1909 के अधिनियम में, 1909 ईस्वी के अधिनियम में पहली बात, केंद्रीय काउंसिलों में विकृति संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिसमें 27 निर्वाचित और 33 मनोनीत थे। कार्यकारिणी 6 सदस्य थी, 1 सेनाध्यक्ष, 1 प्रांतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल को मिलाकर के 69 सदस्यों की केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित करी गई। 69 लोग मिलकर के एक केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इनके अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 3 साल था। ठीक है, जो अतिरिक्त सदस्य उनके 3 साल के लिए थे, बाकी ये लोग और अधिक के लिए थे। दूसरी व्यवस्था की गई, बम्बई, मद्रास, बंगाल, यूपी की प्रांतीय काउंसिलों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 50 कर दिया गया, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 थी। जो छोटे राज्य थे वहाँ पर 30 सदस्य अतिरिक्त थे और बाकी राज्यों में 50 सदस्य थे। इस तरीके से बढ़ाया गया। तीसरी बात, लेजिस्लेटिव काउंसिलों के कार्यों और अधिकारियों, जैसे आजकल संसद है वैसे ही बनता है लेजिस्लेटिव कार्य, तो इसके कार्यों और अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अब उन्हें सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने, पूरक प्रश्नों के पूछने का अधिकार भी मिल गया। क्लियर। इसके अलावा वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन इस पर मतदान नहीं करवा सकते थे। काउंसिलों के अध्यक्ष को किसी भी प्रस्ताव को रखने की अनुमति न देने का अधिकार भी था, यदि उसे सार्वजनिक हित में समझें। चौथी बात, गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य भी नियुक्त किया गया था। तो ये एक प्रकार से 1909 का जो अधिनियम था उसमें तमाम प्रकार के काम किए गए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक्स ला सापेल की संधि के बारे में बताएं। देखिए, एक्स ला सापेल की संधि जो है ये यूरोप की एक कंट्री से रिलेटेड है। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स ला सापेल की संधि हुई थी। फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां या फ्रांस के और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे।
तो इनके बीच युद्ध समाप्त हुआ इसी संधि के द्वारा, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा। परिणाम स्वरूप भारत में भी शांति स्थापित हो गई। इसके अनुसार डुप्ले को मद्रास अंग्रेजों को वापस देना पड़ा। फ्रांस को उत्तरी अमेरिका के नेतृत्व में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गया, चूँकि अंग्रेज और फ्रांस के लोग थे, ये आप देखते फ्रांस मतलब कि केवल इंग्लैंड मतलब यहाँ पर भारत पर ही शासन नहीं करते, बल्कि अमेरिका, ठीक है, और जो है भारत, सभी राज्यों में अपना प्रभुत्व जमा चुके थे, अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। अगला प्रश्न है आ चुका है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। पहला, अंग्रेजों के द्वारा तंजौर में हस्तक्षेप। दूसरा, डुप्ले के द्वारा हैदराबाद में हस्तक्षेप। तीसरा, कर्नाटक में चांदा साहेब का समर्थन। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कई कारण थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पहला कारण क्या, अंग्रेजों द्वारा तंजौर में हस्तक्षेप। दूसरा, डुप्ले के द्वारा हैदराबाद में हस्तक्षेप। तीसरा, कर्नाटक में चांदा साहेब का समर्थन। ठीक है, ये इसके काम थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, डुप्ले अपने समय का महान कूटनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, जो 1742 में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर नियुक्त होकर के भारत में आया। वह प्रथम व्यक्ति था डुप्ले जिसने भारतीय शासकों की अयोग्यता और सेना की निर्बलता का अनुभव कर लिया और अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पर यूरोपीय सत्ता को स्थापित करने का स्वप्न देखा था। ये पहला व्यक्ति था डुप्ले। ठीक है, आगे देखते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया, कौन सा, कर्नाटक तृतीय युद्ध के दो परिणाम लिखिए। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसके दो परिणाम क्या हुए। देखिए, पहला परिणाम, फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार करने वाली कंपनी रह गई, और दूसरा, अंग्रेजों का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण भारत में स्थापित हो जाता है। दक्षिण भारत में किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो जाता है। फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार करने वाली कंपनी रह जाती है। ठीक है, हैदर अली कौन था, हैदर अली एक साधारण परिवार में उत्पन्न होकर के भी हैदर अली अपनी वीरता तथा आत्मविश्वास के बल पर सैनिक में सूबेदार और प्रधान सेनापति बना। अंततः वह मैसूर का सुल्तान भी बन जाता है। हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच में 1769 ईस्वी से तथा 1780 ईस्वी में प्रथम और द्वितीय, यानी कि प्रथम युद्ध 1769 में, द्वितीय 1780 में आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, अंग्रेजों और मैसूर यानी कर्नाटक के जो मतलब सुल्तान थे हैदर अली, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान। ठीक है, कौन था टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र था। देखिए, टीपू सुल्तान, टीपू राजनीति का पंडित था। राजनीति तथा देश प्रेम और अंग्रेजों के कार्यों से घृणा करता था। टीपू को विरासत में एक प्रकार से मिली थी, चूँकि इनके पिताजी भी इसी तरीके के थे। टीपू दक्षिण भारत का प्रथम सुल्तान था जिसने विदेशी सत्ता से संपर्क रखा और अपने राजदूत फ्रांस तथा टर्की भेज दिए थे। यानी फ्रांस और टर्की से सीधे संबंध रखता था ये। टीपू सन 1790 से 1799 ईस्वी तक लगातार अंग्रेजों से युद्ध में उलझा रहा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को एकाकी करने के लिए क्या प्रयास किया। कॉर्नवालिस ने टीपू को एकाकी करने के लिए क्या प्रयत्न किए। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चतुराई के साथ मराठों तथा निजाम को कई लालच दे करके उनसे अलग अलग संधियां कर ली। कॉर्नवालिस ने गुंटूर को निजाम से प्राप्त कर टीपू का समुद्री मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अतः टीपू के द्वारा श्रावणकोर से समुद्री मार्ग बनाने के प्रयत्न के फलस्वरूप अंग्रेज उद्वेलित हो गए। तो इस तरीके से कई काम किए कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार प्रश्न आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो बेलीजली की नीति उसमें क्या थी। देखिए, बेलीजली भारत पहुंचते ही टीपू से युद्ध का निर्णय ले चुका था। टीपू सुल्तान चूँकि उस समय फुल फॉर्म में थे। बेलीजली ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि की नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने टीपू से भी सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा। टीपू द्वारा संधि स्वीकार न करने पर उसने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो यही चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध की एक प्रकार से यही नीति थी जो लॉर्ड बेलीजली और खास करके टीपू सुल्तान के बीच में हुई। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दो कारण लिखिए। युद्ध के कारण, पहली बात, तीसरा युद्ध जो हुआ था तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू तथा अंग्रेज दोनों में पारस्परिक अविश्वास था तथा दोनों युद्ध के लिए किसी तत्कालिक कारण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे कोई कारण आए तुरंत युद्ध कर ले। पहले से तैयारी इन लोगों की हो चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा टीपू ने टर्की तथा फ्रांस को अपने राजदूत भेजे थे जिससे कॉर्नवालिस टीपू की गतिविधियों से सशंकित हो उठा था।
कार्नवालिस को लग रहा था कि टीपू जो है फ्रांस में, टर्की में, सब जगह पर अपने राजदूत भेज रहा है, वहाँ से मदद भी मांग रहा था। वैसे थोड़ी सी गलती हुई, नहीं तो एक प्रकार से ये जीत जाता टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों को बहुत काफ़ी समय तक इसने युद्ध किया था, ठीक है। टीपू के लिए गुंटूर का क्या महत्व था? देख, गुंटूर जिला जो था एक समुद्री तटवर्ती क्षेत्र था। टीपू तथा निजाम के लिए समुद्र तट पर पहुंचने का यही एक मार्ग था। टीपू के लिए समुद्र तट का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि समुद्र के मार्ग से ही वह फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर सकता था, और फ्रांसीसी सहायता अगर समुद्र के मार्ग से कर लेता तो एक प्रकार से अंग्रेज लोग उससे हार जाते। इसीलिए एक प्रकार से अंग्रेज को ये बात भी पता थी कि ये यही चाहता है, तो गुंटूर का महत्व इसलिए इसके नज़रों में और बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, बेली जली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1798 ईस्वी में 38 वर्ष की उम्र में लॉर्ड बेली जली भारत का गवर्नर जनरल बनता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से 1798 ईस्वी में बनता है लॉर्ड बेली जली भारत का गवर्नर जनरल। 38 साल की उम्र में का था जब ये गवर्नर जनरल बना था। सहायक संधि की किन्हीं 2 धाराओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, सहायक संधि प्रणाली की कई धाराएं थी, वैसे 2 धाराएं इसमें समझ लीजिए। संधिकर्ता देसी नरेश, देसी मतलब कि जो अपने यहाँ के थे वो नरेश, अपने व्यय पर अपने यहाँ एक अंग्रेज सेना रखेगा, और इस शर्त का उद्देश्य कंपनी की आय में वृद्धि करना था। दूसरी बात, देसी नरेश बिना कंपनी की अनुमति के अपने यहाँ किसी भी यूरोपियन यानी अंग्रेजों को छोड़ करके नौकरी नहीं देगा। यानी जो देसी नरेश होगा, राजा होगा, वो बिना कंपनी की अनुमति के अपने यहाँ पर किसी भी यूरोपियन को, अंग्रेजों को दे सकता है, लेकिन फ्रांस, डच, पुर्तगाल किसी को नौकरी नहीं देगा कोई राजा अपने यहाँ पर। ये बात तय कर ली गई, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर ये चीज़ें हो गई तो फिर इसके बाद में हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? देखिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया है 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, द्वितीय मराठा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ। इसके एक ओर अंग्रेज और दूसरी ओर जो था मराठा सरदार सिंधिया और भोंसले इसमें शामिल थे मराठा युद्ध में, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, आपको और भी चीज़ों को यहाँ पर जानने के लिए आप देखें यहाँ पर, जैसे कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का यह लेक्चर मैंने दे दिया है। BA BSc BCom के लिए भी यह लेक्चर उपलब्ध है। तो BA BSc BCom में अगर आप हैं और आप जो है आपका सब्जेक्ट ये है को करिकुलर में शामिल है, इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन यानी जो इन्वायरमेंटल स्टडी है जो जिन बच्चों का, वो भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो पाएंगे। महामाराथन रिवीजन क्लास हो चुकी, कल रात में इसकी क्लास आपने देखी होगी। तो इस वीडियो को एक प्रकार से इन सभी का PDF प्राप्त करने के लिए, चाहे इसका PDF हो, चाहे ये जो आज क्लास हुई इसका PDF, या किसी भी सब्जेक्ट का आपको PDF प्राप्त करना है तो आप कर सकते हैं। SMS करना है 9161 पर 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करना है। क्या SMS करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम, ठीक है। SMS करना है, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको एक ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। कई जो है ग्रुप जो है सभी के अलग अलग हैं, तो आप जैसे कि आपको जोड़ दिया जाएगा वहाँ पर आपको लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के, यानी कि जैसे आजकल जो हमने दिया ये मॉडल पेपर लिखित होता है, ये रिवीजन क्लास, और इसके अलावा आपका MCQs टाइप का जो होता है MCQs, वो सब आपको PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं, 3 मेजर सब्जेक्ट आपके जो हैं वो, ठीक है, और एक माइनर का, अगर जो मेजर टाइप माइनर होता है उसकी तैयारी, ठीक है, और जो मैं पढ़ाता हूँ। और तीसरा जो आपका होगा वो होता है को करिकुलर। को करिकुलर की भी तैयारी हो जाएगी। तो अभी 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे पास SMS करके। लेकिन जो बच्चे मान लेते हैं कि अभी 3rd सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, 1-2 पेपर बचा है, उनके लिए वो चाहते हैं कि हमको 4th सेमेस्टर में जुड़ना है, 2nd सेमेस्टर में हमको नहीं जुड़ना है। तो 4th सेमेस्टर में भी जुड़ने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। ग्रुप बना दिया गया 4th सेमेस्टर का, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो आपका ही फायदा होगा। इसमें जुड़ने के लिए आप SMS करें 9161 93 60 62 पर, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ग्रुप बन चुका है, जल्द ही क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं 4th सेमेस्टर की, ठीक है। तो ग्रुप में और मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, अभी से मटेरियल थोड़ा बहुत सेंड किए जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्लासेस थोड़ा अभी चलने वाली, थोड़ी दिन में चलेंगी, जैसे कि मैं इधर से फुर्सत पाऊंगा 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर की क्लासेस आपकी प्रारंभ करवा दूंगा। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर वाइज क्लास भी 4th सेमेस्टर की चलेगी। चैप्टर वाइज के साथ साथ आपकी क्लासेस की अगर बात की जाए, चैप्टर के साथ साथ इसमें और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है,
मॉडल पेपर के साथ आपकी मॉडल पेपर के नामांकन करेंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव लिखित सबका मॉडल पेपर मिलेगा। साथ ही साथ महामाराथन रिवीजन क्लास और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप सभी को पता भी होगा कि कैसे क्या मिलता है। जिनको भी जुड़ना है SMS करें 91 193 पर और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और जुड़ जाइए हमारे साथ अभी अभी, ठीक है। तो इस नंबर पर SMS करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसका भी जैसे आज हिस्ट्री का हमने क्लास ली, हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर, हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलता रहेगा। SMS करें 91 193 पर और हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा जाना। मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन का इसका भी मिल जाएगा PDF आपको, सभी का उसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको जो जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं आप। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब आपको इससे पहले और भी 2 मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुके हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ये आपका हिस्ट्री का था, ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैंने दे दिया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।